नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और ये है हमारा खास कार्यक्रम मार्केट दिस वीक। हालांकि शेयर बाजार शुक्रवार को बंद हो जाते हैं और फिर सोमवार को खुलते हैं, लेकिन जो ये 2 दिन होते हैं इसमें मन में उठते हैं कई सवाल कि जिन सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमने निवेश किया है वहां पर किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर हमने पोर्टफोलियो तैयार किया है तो कितना हम इक्विटी में निवेश करें और कितना कमोडिटी में। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस शो में हमने आपके लिए 2 हॉटलाइन नंबर्स जो हैं वो खोले हैं। मैं आपको एक बार नंबर्स बता देती हूँ, अगर आप डायल करना चाहते हैं तो वो हैं 23097663 और 23386682। ये जो 2 नंबर्स है लगातार फ्लैश होते रहेंगे टीवी स्क्रीन पर। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर स्टॉक से मुतल्लिक आपके मन में कोई सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं के मित्तल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्तल जी। लगातार आप हमारे साथ शो पर बने रहते हैं। मित्तल जी, शो को शुरू करने से पहले और कॉलर्स लेने से पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से ये जो एक ज़बरदस्त इवेंट रहा है, अगर लास्ट वीक की बात की जाए कि जो रेट हाइक फेडरल रिजर्व द्वारा किया गया काफ़ी डिस्काउंटेड था और लोगों का मानना था कि एक रेट हाइक किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो इसका हमने असर भारतीय शेयर बाजार पर तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ भारतीय शेयर बाजार कारोबार करते हुए, लेकिन जो वैश्विक बाजार थे वो संभल गए। ऐसे में आगे आने वाले 6 से 5 महीनों में किस तरह की रणनीति रहनी चाहिए शेयर बाजार में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो फेड रेट हाइक था वो इस बार इनबिल्ट था मार्केट्स जी, और उसके बाद हमने देखा कोई खास एक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि मार्केट थोड़े से वोलेटाइल जरूर रहे। उसके साथ साथ क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, ईयर एंड है, और इस महीने में फ्रेश जो एलोकेशन होती है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट FFI का होता है वो नहीं देखने को मिलता। मेरा अपना मानना है कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, काफ़ी रेंज बाउंड रहेगा, जिसको हम कई बार कहते हैं ना ग्राइंडिंग मूवमेंट्स, तो उस तरह के मूवमेंट्स रहेंगे, बड़े छोटे मूवमेंट रहेंगे। कोई बड़ा निवेश फ़िलहाल आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रिवेल करेगी या ड्राइव करेगी मार्केट को बनिस्बत की FII ट्रेड के। जी, तो ये एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी अगला सप्ताह भी मार्केट ऐसे ही एक रेंज बाउंड रहने की छुट्टियाँ भी हैं और उसके बाद फिर हो सकता है कुछ NAV मैनेजमेंट भी हो, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के द्वारा कुछ बाइंग भी देखने को मिले टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर, दिसंबर के आसपास। तो उसके चलते हुए कोई विशेष आशाएं नहीं हैं जहां तक अब 10-12 दिन का ट्रेडिंग रह गया इस वर्ष 2016 में। तो मेरा अपना मानना यह है कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा और उसके बाद जनवरी में जैसे जैसे न्यूज़ आएगी, ग्लोबल एलोकेशन होगा, FII का एलोकेशन होगा, एमर्जिंग मार्केट्स में फंड्स एलोकेट होंगे, इंडिया में भी जिस तरह से GST को लेकर या बजट को लेकर जैसे जैसे स्थिति सामने आएगी और स्पष्ट होगी, उसके अनुसार मार्केट मूव करेगा। चलिए, मार्केट मूव करेगा, जो काफ़ी ट्रिगर्स आपने बताए। और कुछ अहम ट्रिगर्स की अगर हम बात करें मित्तल जी, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बजट, जिसकी सबको काफ़ी ज़्यादा जो है इंतज़ार है। प्री बजट रैली की हम लगातार बात करते आए हैं, लेकिन अब प्री बजट रैली के साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसे ही बजट अनाउंस होगा उसी के शायद दूसरे दिन यानी कि 2 को फिर से मौद्रिक नीति की समीक्षा है फेडरल रिजर्व की। तो दोनों इवेंट काफ़ी आसपास हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो ये पूरा महीना रहेगा जनवरी से लेकर मार्च तक का, उसके बाद हम एक तेज़ी आते हुए देखेंगे? क्योंकि 2015 जहाँ तक मुझे याद है मार्च का वो महीना था जब हमने 30,000 का उस आंकड़ा वो देखा था, जादुई आंकड़ा जिसे हम कहते हैं शेयर बाजार की भाषा में। क्या लगता है कि वो आंकड़ा जो है इस मार्च में कहीं छूने की उम्मीद? ऐसा मेरा मानना नहीं है कि 30,000 का आंकड़ा छू पाएगा। वो काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक आशाएं रहेंगी शेयर बाज़ार से। तो डेफिनेटली मैं नहीं मानता कि 30,000 का आंकड़ा हम छू पाएंगे, बट डेफिनेटली जिस तरह की अभी भी जो अनाउंसमेंट हो रही है सरकार की तरफ से पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास पैसा काफ़ी आएगा, बैंक्स विल बी फ्लश्ड विद लॉट ऑफ कैश, लॉट ऑफ मनी। सरकार की प्राथमिकताएं जैसे जैसे आप अनाउंस होंगी, जैसे
अभी कुछ दिन पहले भी अनाउंस करी थी कि टैक्स रेट्स में काफ़ी छूट देगी, जिससे कि मार्केट में एक स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की काफ़ी उम्मीद की जा सकती है। और फिर उसके साथ साथ जो सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, और वो एक अमूमन सी बात है, वो सबकी अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं कि डेफिनेटली जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सरकार ने कहा भी है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक विशेष ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, रेलवेज़ के माध्यम से, हाउसिंग के ऊपर, तो मैं, और इरिगेशन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोड्यूस, स्टोरेज। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो 50 दिन रूरल इंडिया ने भी काफ़ी मुसीबत और मुश्किलों का सामना किया है, तो सरकार डेफिनेटली उनको एक रेमुनरेट करने की कोशिश करेगी, और ये एक बड़ा प्रश्न और प्राथमिकता भी सरकार की रहेगी कि उनको कंपनसेट कैसे करा जाए। इस तरह से कोई अर्बन भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या रूरल के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसके साथ साथ अर्बन ग्रोथ भी है, उसमें भी स्पेंडिंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपलिफ्ट आया जाए। एजुकेशन के ऊपर मैं समझता हूँ एक बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि एजुकेशन अभी भी ऐसा सेक्टर रहा है जो कि सरकार की प्राथमिकता में भी है, लेकिन इग्नोर हमेशा रहता है। अगर अभी भी दर्ज नहीं करा पाता, अभी भी अगर हम देखें कि ब्लैक बोर्ड, अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ब्लैक बोर्ड नहीं है। छत की बात तो अभी दूर है, टॉयलेट्स या बेसिक जो सुविधाएं हैं उनका अभी भी अभाव है। हालांकि हम 3% एक एजुकेशन सरचार्ज भी दे रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन अभी भी कोई एजुकेशन फैसिलिटीज़ में ना तो कोई लॉन्ग टर्म एक नीति बनी, और ना उसमें जो एक विशेष सुधार की जिस तरह की ज़रूरत है वो देखने को मिली। लेकिन साथ ही अगर उन सेक्टर्स की बात कर ली जाए मित्तल जी, जैसे कि हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले है बुनियादी ढांचे में निवेश करना। ऐसे में क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, क्योंकि एक बहुत वाइड एम्बिट है, यानी कि एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है, अगर हम बुनियादी ढांचे के निवेश की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसमें है, सीमेंट है, टाइल्स है, तमाम तरीके के जो काउंटर, तमाम तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी है। क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ज़बरदस्त कहानी 2017 के लिए? मैं समझता हूँ कि जो 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है, विशेष रूप से रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और उसके साथ साथ डिफेंस, रेलवेज, पावरवेज, और अब तो डिस्ट्रीब्यूशन। सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री है साफ तौर पे कह चुके हैं कि 3 गुना ज़्यादा हम निवेश कर रहे हैं कायाकल्प करने के लिए। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष हैं फिरोजाबाद से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक में। पूछिए अपना सवाल शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ। गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए सवाल। मैम मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैम हमारे फादर ने 92 के आसपास चंबल फर्टिलाइजर के शेयर खरीदे थे जी, और वो चंबल फर्टिलाइजर के शेयर किसी एजेंट के थ्रू खरीदे थे, और सर वो एजेंट का पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम उनको बेचना चाहते हैं। मैम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक 92 यानी कि 1992 में उन्होंने चंबल फर्टिलाइजर्स के जो है कुछ शेयर्स खरीदे। हालांकि अगर अभी मैं भाव देखूं तो भाव फिलहाल जो है चंबल फर्टिलाइजर्स का 68 रुपये के आसपास है स्टॉक, और स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हुआ है 74 रुपये का। 52 हफ्तों का अगर हाई देखे तो 74 रुपये के आसपास है। क्या लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर्स में अगर ये बेचना चाहते हैं, क्या ये सही समय है जब सरकार सब्सिडी की बात भी कर रही है फर्टिलाइजर सेक्टर्स को लेकर? और साफ तौर पर कहा भी जाता है बजट में कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान बजट था पिछले साल। अभी भी मुझे लगता है कि जैसे हम अगर पिछला भी अरसा देखें तो चंबल फर्टिलाइज़र का जो रेट था वो 108, 109, 110 के लगभग गया था। तो अगर इनको अपना रेट कहीं भी अपने 92 के स्तर के आसपास मिल जाता है तो उसको बेचें। मेरे ख्याल से इनका एक बड़ा प्रश्न ये था कि कैसे हम बेचें। तो कैसे बेचने के लिए, अगर ये आपके डीमैट में पड़े हुए हैं शेयर्स, तो आपको किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ आपको KYC पूरा अपना कंप्लीट करना पड़ेगा,
और उसके बाद आप अपने शेयर्स उस ब्रोकर के ज़रिए से बेच पाएंगे। तो किसी भी समय आप इस तरह का अगर चाहते हैं शेयर्स बेचना तो डेफिनेटली आप उसको पहले अगर फिज़िकल सेगमेंट में हैं तो डीमैट कराएं, उसके आपको कोई डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहाँ आपको केवाईसी अपने पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद किसी भी ब्रोकर जो स्टॉक ब्रोकर है, मेंबर ऑफ एनएससी, डीएससी, बीएससी, उसके पास आपको उन शेयर्स को बेचना पड़ेगा और वहाँ भी आपको जो केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगले कॉलर हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से जुड़े हैं शुभम जी, पूछिए अपना सवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक में। गुड इवनिंग मैम। एक तो आपका ये प्रोग्राम अच्छा है, इसको आप लोग 2-3 बार अगर रिपीट करें 8 आवर्स में तो अच्छा रहेगा मैम जी। शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि मेरे पास ना विजया बैंक है 50 रुपए पे, मैंने 35 रुपए पे लिए थे, उसे बेचे या रखे हैं, या किन शेयर में क्या करना चाहिए? तो विजया बैंक शायद 35 रुपए में खरीदा था इन्होंने, और इस वक्त अगर उसकी कीमत में देखूं तो भाव जो चल रहा है विजया बैंक का, बैंकिंग सेक्टर हालांकि जो है फिलहाल सर 50 वही 49.90, तो 50 रुपये के आसपास है स्टॉक, और स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, 54 रुपये के आसपास था 52 हफ्तों का अगर इसका उच्चतम स्तर देखें तो। ये आप पूछ रहे हैं कि निकल जाएं या फिर रुकें? तो मेरे यहाँ तक अपना एक अनुमान है कि जो बैंकिंग क्षेत्र में जो एक करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन लगभग कंप्लीट है। अच्छा। और अब क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो गया बैंकिंग स्पेस, और यहाँ से अब इम्प्रूवमेंट की काफ़ी आशाएं नज़र आती हैं अगले वर्ष में। तो कभी भी अपना मौका देखें और जब कभी अपस्विंग देखने को मिले तो डेफिनेटली इसमें से निकल सकते हैं और शिफ्ट कर लें, किसी और अच्छे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक बात है, एक ज़बरदस्त रैली की जब हम भी बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से ये, लेकिन जिस तरह से सरकार के फैसले हैं विमुद्रीकरण को लेकर और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर पर ज़बरदस्त कैश इनफ्लो हुआ है, क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक्स एक उपयुक्त विकल्प रहने चाहिए निवेश के लिए, या फिर पब्लिक सेक्टर यानी फिर जो सरकारी बैंक हैं उनमें भी निवेश की रणनीति अगर 2017 के लिए बनाई जा सकती है? देखिए, जहाँ तक वैल्यूएशन का सवाल है, मैं समझता हूँ PSU भी दे आर पॉइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, जी। और इसी तरह से अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो भी अच्छा खासा एक विकल्प सामने देखे जा सकते हैं, पर वैल्यूएशन जरूर थोड़ी सी हायर साइड पे है, लेकिन क्योंकि उनकी ग्रोथ भी उस तरह से है तो मैं समझता हूँ उस स्पेस में भी जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उनको देखा जा सकता है। चलिए, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो HDFC बैंक आपके लिए एक अच्छा निवेश का विकल्प हो सकते हैं। वहीं अगर बात कर सकते हैं हम सरकारी बैंकों की तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन एक खास तौर पर चलिए, अशोक जुड़ गए हैं हमारे साथ नोएडा से। अशोक जी, पूछिए अपना सवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक पर। धन्यवाद। मेरा सवाल है, शेयर खो जाने की अवस्था में क्या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस वाली जगह पर ही एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है क्या पेपर में? तो आपने किस कंपनी के शेयर्स लिए थे? मैंने लिए थे IC पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के शेयर, और वो मुझे अभी मेरे घर में कहीं भी मिल नहीं रहे हैं, तो एक समय मुझे घर बंदी करना पड़ा, तो हो सकता है वो कहीं मिसप्लेस हो गए। डिविडेंड बराबर मेरे पास आता रहा है, लेकिन अब मैंने कंपनी से डुप्लीकेट इश्यू कराने के लिए एप्लीकेशन डाली तो वो कहते हैं कि गोवा में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वहीं पे आपको पेपर में ऐड देना पड़ेगा मिसप्लेस का। चलिए, मेरे ख्याल से अगर कंपनी वाले कहते हैं कि इफ़ दे आर सेटिस्फाइड के गोवा में ऐड देने से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसा करके देख लीजिए। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि कहीं कंपनीज़ एक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है या जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं ऐड दिया जाए, लेकिन क्योंकि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है और अगर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने से कंपनी सेटिस्फाई हो जाती है तो गोवा में भी ऐड देने से कोई हर्ज नहीं है। और मेरा यहाँ तक ख्याल है कि इनके शेयर्स फिजिकल सेगमेंट में थे जो मिसप्लेस हो गए, तो उसके लिए उन्होंने और भी कुछ आवश्यक फॉर्मेलिटीज, बता रहे कि जैसे डिविडेंड तो उनको रेगुलरली आ हाँ, तो इनके नाम में शेयर्स तो हैं, शेयर्स कोई वो नहीं हुए, तो डेफिनेटली अगर एक ये इनको पूरी करना ही है उनकी एक तो वो पूरी कर सकते हैं, गोवा में ऐड दे दें।
चलिए, तो आप ऐड देकर अगर आपको लगता है वहाँ पर कंपनी की जो प्री रिक्विजिट हैं अगर वो कहते हैं तो आप ऐड दे दीजिए, ताकि आपके जो शेयर्स हैं खासतौर पर जो फिजिकल फॉर्म है शेयर्स का उसकी डुप्लीकेट आप तक पहुँच जाएगी। और साथ ही अगर हम चर्चा कर रहे थे लगातार डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, ऐसे में ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात कर ली जाए, खासतौर पर जिस तरह से ओपेक के देशों ने फैसला लिया कि हम जो उत्पादन है उसमें कटौती करेंगे, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद अभी जो हाल ही में कीमतों की समीक्षा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने की उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ओवरऑल एक क्या व्यू रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर? देखिए, जहाँ तक ऑयल गैस सेक्टर का सवाल है, मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। अगर प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो काफ़ी कंपनीज़ के लिए फ़ायदे का भी सौदा साबित होता है। जैसे जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए तो फ़ायदे का सौदा है ही है। लेकिन क्योंकि अब मार्केटिंग कंपनीज़ को भी जो अतिरिक्त जो सब्सिडी है उस पे ऊपर ज़्यादा एक बोझा नहीं पड़ता, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। तो यानी कि एक सेक्टर को लेकर दूसरा, जो गैस कंपनीज़ हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में या गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, उनको भी एक फ़ायदा होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। चलिए, तो पूरे ही सेक्टर पर आपका एक पॉजिटिव, पूरे ही सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू ही है। चलिए, शिवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली राजधानी से। पूछिए अपना सवाल शिवेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी पूछिए सवाल। ऐसा मेरा सवाल ये है जी कि मेरे पे बजाज शुगर इनके शेयर हैं जी काफी, जो 60 रुपए की खरीदे हुए हैं, और आज के दिन में वो 13-13.5 रुपए रेट आ रहा है जी, और मेरे पे काफी शेयर है, 8000 शेयर है। क्या करूँ मैं जी? कौन सा शेयर? तो आपने किस कंपनी का नाम है? दोबारा कंपनी का नाम? बजाज हिंद शुगर। अच्छा, बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर, दो है जी, दो कंपनियों के। देखिए, हालांकि शुगर सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है पिछले दिनों, और इस साल भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर का सवाल है, इन दोनों कंपनीज़ में मुझे कोई विशेष आशाएं नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाई, काफ़ी चेंज कर लिया। जो कोर शुगर था उसमें डाइल्यूट करके, जैसे बजाज हिंदुस्तान है, पावर सेक्टर में काफ़ी उन्होंने निवेश करा और वहाँ काफ़ी रुपया उन्होंने बर्न भी करा। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों से, और स्पेशली बजाज हिंदुस्तान से अगर निकल जाएं तो बेहतर विकल्प साबित होगा। क्योंकि मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है कि 1-1.5 साल में जो शुगर कंपनी में जिस तरह का एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है या रिकवरी देखने को मिल रही है, वो बजाज हिंदुस्तान में या रेणुका शुगर में देखने को मिल पाए। चलिए, तो यानी शुगर सेक्टर में अगर आपने इन शेयर्स में निवेश किया, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करें, बजाज हिंदुस्तान की, तो वहाँ से निकलना ही एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जब विकल्पों की बात करते हैं मित्तल जी, तो जैसे कई लोगों ने कुछ उस तरह पे या फिर किसी उस वक्त पर जो जिन पर उनको ज़बरदस्त रिटर्न नहीं मिला, तो स्विच ओवर करने के लिए फंड मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आज किसी को स्विच ओवर करना है तो वो टॉप 3 या टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं 2017 को नज़र में रखते हुए? देखिए, 2017 में जो टॉप सेक्टर हो सकते हैं, एक तो जो रूरल और अर्बन कंजम्पशन, क्योंकि आज की डेट में कंजम्पशन थोड़ा सा निचले स्तर पर है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि कंजम्पशन में रिकवरी, बाउंस बैक बड़ा जल्दी देखने को मिलेगा। और जैसे हमने चर्चा भी करी थी कि सरकार की भी प्राथमिकता रहेगी कि कंजम्पशन को बढ़ावा दें और टैक्स में छूट दें। और जिस तरह से हम एक अनुमान लगा रहे थे कि पे कमीशन हाइक का भी इम्पैक्ट आएगा कंजम्पशन के ऊपर, वो अभी हाइक इस तरह का देखने को नहीं मिला। तो मेरा अपना मानना ये है कि कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट होगा तो सबसे पहले तो कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में ही एक उछाल आएगा। दूसरा सेक्टर बैंकिंग का रहना चाहिए, और उसके साथ साथ नॉट ओनली बैंकिंग बट NBFCs है, माइक्रो फाइनेंस है, ऑटो। फिर तीसरा डेफिनेटली ऑटो तो आता ही आता है, क्योंकि ऑटो में भी आज की डेट में थोड़ा सा सबड्यूड है नवंबर-दिसंबर की सेल्स, लेकिन जनवरी-फरवरी के बाद उसमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और GST का भी एक लाभ इन सेक्टर को देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा सेक्टर बनता है जिसमें एक निवेश करा जा सकता है। IT को अगेन लोग कहते हैं कि भाई डेज आर ओवर, बट लेकिन अगर हम US में अगर रिकवरी देखते हैं या GDP ग्रोथ बढ़ता है, तो मेरा अपना मानना ये है कि वहाँ भी काफ़ी विकल्प
सामने आ सकते हैं और जितना करेक्शन होना था आईटी सेक्टर को वो करेक्ट हो गया। चलिए, तो ध्रुव हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। ध्रुव जी, पूछिए अपना सवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मार्केट दिस वीक पर। जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम, असल में रिलायंस पावर को मैं 3 साल पहले लिया था। रिलायंस पावर को मैं 3 साल पहले लिया था मैम जी। उसको बेचना चाहता हूँ, रेट नहीं है अभी, क्या करूँ उसको मैं? रिलायंस का पावर, रिलायंस पावर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, रेट भी नहीं है और आप बेचना भी चाहते हैं तो दोनों को एक चीज़ तो इग्नोर करनी पड़ेगी। या तो अगर आपको रेट चाहिए तो आपको बेचने का अपना जो आइडिया है उसको थोड़ा सा डेफर करना पड़ेगा। तो कितना डेफर करना पड़ेगा के आसपास वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब कभी आप स्विंग हाई नेक्स्ट 1 क्वार्टर में, तो उसमें से निकल के किसी और स्टॉक में अगर आप शिफ्ट करें तो बेहतर विकल्प हुआ। हालांकि रेट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देखने को मिल सकता है इसमें, लेकिन हाँ, स्टॉक में हल्के हल्के से धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अब पूरे तौर पे प्रोडक्शन में आने लगे हैं और उसका सीधा साधा फ़ायदा ये है कि उसमें डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पावर सेक्टर का एक लंबा पीरियड होता है जहाँ पर अगर हम मान लीजिए कोई पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हमने बैंक से लोन लिया तो उसमें हमें जो ग्रोथ देखते हैं वो कुछ सालों बाद आती है। और हमने ये भी सुना था कि 2016 के लिए पावर गेम चेंजर सेक्टर साबित होगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2017 में जो पावर सेक्टर है उससे किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? जैसे कि पावर ग्रिड है, तमाम इस तरह के जो काउंटर्स हैं जिन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न्स भी दिए हैं अपने निवेशकों को। देखिए, वो एक ऐसा माना जा रहा था 2007, 8, 9 में कि इंडिया इज़ ए पावर डेफिशिएंट कंपनीज और जो पावर क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें काफ़ी अच्छा एक 2015-16 तक विकल्प साबित होगा। लेकिन ऐसा सामने देखने को नहीं आया क्योंकि पावर सेक्टर अपने आप में एक काफ़ी एडवर्स कंडीशंस के साथ गुजरा और अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हर कंपनी की बैलेंस शीट में डेट इकट्ठा हो गया, डेट पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी कंपनी के पास मार्केटिंग एग्रीमेंट है तो उसके पास कोल एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोल एग्रीमेंट है तो मार्केटिंग एग्रीमेंट नहीं है, उसके ऊपर पावर परचेजिंग एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो पाया, या स्टेट गवर्नमेंट्स पावर उचित दरों पे खरीद नहीं रही, या अगर उस समय की वैल्यूएशंस क्योंकि काफ़ी हाई थी तो जो कोल या माइनिंग करार हुए वो काफ़ी ऊंचे के प्राइस पे हुए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। तो पावर सेक्टर में अपनी एक काफ़ी एडवर्स परिस्थितियों से गुजरा। लेकिन अब स्थिति काफ़ी सुधर रही है और उसी के ही परिणाम है, जैसे एनटीपीसी है या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, दोबारा से उनमें अच्छे खासे चाल देखने को मिली और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमारे साथ आखिरी कॉलर जुड़ गए हैं शो पर। दर्शन लाल है कानपुर से। दर्शन जी, पूछिए सवाल। मार्केट दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास 5 शेयर कोल इंडिया के हैं जी। 300 रुपये हुए हैं जी। कोल इंडिया कोई भी नहीं है जी। बताइएगा सवाल, मुझे तो शायद समझ में नहीं। शायद कोल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। कोल इंडिया के शेयर हैं मैं और उसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? मेरे पास 500 शेयर हैं जो 300 रुपये में लिए। चलिए, तो 500 शेयर हैं इनके पास कोल इंडिया के। देखिए, जहाँ तो कोल इंडिया का सवाल है तो वहाँ पे एक तो मानना पड़ेगा कि जो डिविडेंड यील्ड है बहुत अच्छी बेहतर है और अब स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो गया। तो मेरा अपना मानना ये है कि 275-80 के आसपास अगर उसमें 288 है इस वक्त। हाँ, तो 280 के पास अगर ये आसपास ऐड कर पाते हैं तो ऐड करें, जरूर करें। अच्छी कंपनी है, अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स भी अभी आए हैं और रिजल्ट्स आए, हालांकि रिजल्ट्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली इस बार, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है या सीमेंट की डिमांड आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, पावर सेक्टर में एक जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे रिमूव होंगे, तो कोल में भी अपनी एक अच्छी पहचान बन पाएगी। और कोल इंडिया क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है जी, और
इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और बाकी अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया ही डिविडेंड यील्ड है, कोल इंडिया पर तो dividend उसी को काफ़ी देखते हुए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो कोल इंडिया में डिविडेंड काफ़ी बढ़िया है, तो अगर आपका इसमें निवेश है तो फिलहाल आप इसमें रुके रहें। और मित्तल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और बहुत सी जानकारियाँ में दी और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर शाम को जुड़ने के लिए। तो मार्केट दिस वीक में आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।